हेलो। गुड मॉर्निंग राजेंद्र, हाउ आर यू? फाइन सर, कल आपका फोन का वेट कर रहा था मैं। एक्चुअली आई वाज आउट ऑफ स्टेशन। या हम्म। और अभी क्या अभी अभी अच्छा ट्रेन से आएंगे या हाँ, फ्लाई फ्लाइट से? ट्रेन से आए। झांसी। तो आज की जनता परेशान है कि नहीं है? सर पहली बात तो कि आपका इफ यू रिकॉर्डिंग दिस मैसेज मैं इसको फॉर्मली बोलता हूँ। हाँ, फर्स्ट है कि जनता परेशान है नहीं है, इसका कोई प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि इन चीजों में जो जो चीज दुनिया को मालूम है उसकी स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करके उसमें और एनर्जी खर्च करने की बजाय मैकेनिज्म प्रोवाइड कर दो, नहीं सर वो समाधान प्रोवाइड कर दो। और नहीं, और फिर आई एम नॉट डिसएग्रीइंग विद दैट। इफ यू वांट टू डू स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, यू आर मोस्ट वेलकम टू डू दैट। मेरा पर्सनल ओपिनियन है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको मना भी नहीं कर रहा हूँ। यू कैन डू दैट बिकॉज आई फील कि मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है। बट यू आर वेरी राइट, यदि आप उसे करोगे तो आप जो बात कहोगे वो इट इज सपोर्टेड बाय द स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स आल्सो। मैं मेरा कहना इफ यू हैव बियर विथ मी लेट मी एक्सप्लेन व्हाट आई एम since this is a formal conversation, I would like to explain what I am saying. तो उसमें सबसे पहली बात है क्या है सर, देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ फाइंडिंग। कोई प्लानिंग करना है, स्ट्रेटेजी बिल्ड करना है, तो उसके इट हैज टू बी बैक्ड अप बाय प्रॉपर डाटा। और डाटा दो सोर्सेस से आ सकते हैं, एक बाय सैम्पलिंग और एक रैंडम सैम्पलिंग से आ सकता है, और बाय सर्वे आ सकता है सर। I will request you to kindly do that so that उसका प्रिकर्सर में जा रहा हूँ, बेसलाइन स्टडी में जा रहा हूँ सर। तो बेसलाइन स्टडी ऐसे होता है सर कि जो एक कोई प्लेटफॉर्म, जैसे आपका क्राइम फ्री भारत का पोर्टल है, तो उस पोर्टल में एक विंडो खोल दीजिए सर, जिसके कोई भी ग्रीवेंस हो यू कैन पुट इट इन दैट पोर्टल। तो वी विल टेक अप ईच एंड एवरी ग्रीवेंस अकॉर्डिंगली, एंड उसका मैकेनिज्म मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि आपकी जो वेबसाइट और जो डिटेल्स है उसमें क्राइम फ्री भारत में एक बटन प्रोवाइड करके रिकॉर्ड, मतलब rather than it is working in parallel, the things will go on your web portal. हाँ, मैं अभी इमीडिएटली सर आई विल गिव यू द लिंक ऑफ माय पोर्टल। तो देखिए, आप एनीवन वांट्स टू पुट हिज ग्रीवेंस, एनी काइंड ऑफ ग्रीवेंस, नॉट ओनली चलेगा एनीबॉडी वांट टू, तो उसमें सिर्फ वो लोग कर पाएंगे जो टैक्स सेवी है। हमें प्रॉब्लम टैक्स सेवीज को बहुत कम है, क्योंकि टैक्स सेवी उस वर्ग को रिप्रेजेंट करता है जो हैव्स की कैटेगरी में आता है। उसके पास एक रीजनेबल इन्फ्लुएंस अदरवाइज एग्जिस्ट कर रहा है, और जिसके पास रीजनेबल इन्फ्लुएंस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है उसके पास नोट एग्जिस्ट कर रहे हैं। हाँ, मेरे पास जो लिमिटेशन है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। हाँ. मेरा लिमिटेशन है कि आई हैव ए सिंगल पोर्टल व्हिच इज एनी डिजिटल प्लेटफॉर्म, so that platform I can provide. बाकी I don't know how to capture the data from that needs a bigger exercise. तो वो मेरे पास उसके लिए मैकेनिज्म क्या होगा? मैं जो मैकेनिज्म, उसके लिए मैकेनिज्म वही है कि क्राइम फ्री भारत के कार्यालय जो भी बिलिंग हो टू सर्व द पब्लिक, वी कैन अपील एंड आस्क देम कि भैया क्राइम फ्री भारत का एक कार्यालय खोल सकते हो क्या? तो उसे कार्यालय खोलने के लिए कुछ नहीं करना है। जहां वो रह रहा है, जहां उसका ऑलरेडी कार्यालय एग्जिस्ट कर रहा है, वहां पर क्राइम फ्री भारत मिशन का एक बोर्ड लगाना है, और एक समझदार व्यक्ति 1 घंटे का टाइम डिलीवर बता दे, जिस समय जो है ना ही विल बी अवेलेबल टू टेक और लिसन ग्रीवेंसेस इन पर्सन, इंक्लूडिंग यदि वो बातचीत, वो इतना आदमी है कि लिख के नहीं लाया है और उसे वो कहना चाहता है तो उसे ट्रांसक्रिप्ट भी कर दे, वीडियो रिकॉर्ड भी कर दे और अपलोड भी कर दे। क्योंकि देखो, वेलकम सर, जो भी करना चाहता है सर, आई हैव नो ऑब्जेक्शन ऑन दिस, बट जो लिमिटेशन मेरा है, आई हैव ए डिजिटल प्लेटफॉर्म, एनीवन वांट्स टू पुट इट इन अ डिजिटल प्लेटफॉर्म, ही इज मोस्ट वेलकम, आई कैन प्रोवाइड द लिंक।
उसमें he has to be made admin so that necessary things could be done, like, and we will explore that. पहली बात तो उसमें फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट, जितना हमारे पास अवेलेबल है उसको हम पहले यूटिलाइज करें, बाकी एक्सपेंड करना है, उसको परफेक्शन बनाना, वो ड्यू कोर्स में एक होगा। मिनट, आपके पास कौन सी टेक्निकल टीम है जो फॉलो अप कर रही है? यदि कोई आपके वेब पोर्टल पर कुछ अपलोड करता है तो हाउ प्रेजेंट मैकेनिज्म इज वर्किंग? No, we have a mechanism. We have a mechanism of resolving disputes. So we will respond back. उसके लिए हाउ एग्जैक्टली योर वेब पोर्टल इज वर्किंग एंड हाउ इट इज इंटरेक्टिंग विद द पर्सन and कुछ how नहीं, it is providing the resolution. I'll provide the link. Anyone who can visit click the port button and they will come to our website. And I understood that. What will be the process once he puts the things over there? What kind of the different options are available? Whether you are having a team which can work for them, what is the process that should that you need to explain? Because why unless जो है people are having faith in your website or things, why they should put their energy in putting their details on your website? Fine, sir. I can't guarantee all these things at this stage. No, you have to guarantee that this is the facility, in this way we will be doing it. With that you have to tell it beforehand कि साहब हमारी dispute resolution team इस तरीके से काम करती है, हमारी टीम में इतने लोग हैं, इनका कार्यालय यहाँ है, and then जो है they do 1 2 3 4 5 6 7 8, these are the steps we follow. नहीं, वो तो सर the website is self-explanatory. They can explore the website. अभी जब अपन बात कर रहे हैं तो वेबसाइट की सेल्फ एक्सप्लोरेटरी नहीं आएगी, उसका ओरिजिनेटर, उसको कंसीव करने वाला, उसके बारे में कहने वाला जो राजेंद्र मिश्रा जी हैं, जो कि एक 87 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं, he has to explain in his own voice how exactly it's working, how your resolution mechanism, because you are getting an opportunity to explain. No, it's not a question of getting opportunity. It's a question of putting a platform, expanding your links. That platform, how it works, you are getting an opportunity to explain about it. No, I don't need an opportunity because sir, it is very detailed explained in the website itself. I can put a little bit. यदि आप जो है सामने वाला अपनी वेबसाइट के बारे में कुछ कहना चाहता है तो कहे कि साहब वेबसाइट पे जाके देख लो. This is a वो हमारे नंबर था, वहाँ हमारे नंबर थे, पर इससे फुल फंक्शनल वेबसाइट, उसमें नंबर जगह क्वेरीज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, उसमें कोई दैट इज नॉट इश्यू. पहले लेट देम विजिट. आप एक्सप्लेन करिए ना उस बात को कि आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो ऐसे. मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना सर, मैं लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसमें नंबर्स हैं, जिसको कुछ भी क्वेरी करना हो उस नंबर से लिंक करके, नहीं तो अपना मेल भेज के क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं. नहीं, मैं आपसे ये समझना ही नहीं चाहता हूँ, क्वेरी वाली बात नहीं है. इज इट ए समाधान? क्या आप ये गारंटी कर रहे हैं या ये सजेस्ट कर रहे हैं कि यदि आप हम तक भेजेंगे तो ऑल पॉसिबल समाधान वुड बी अवेलेबल ओवर देयर? इट इज जस्ट नॉट क्वेश्चन ऑफ गेटिंग ए क्वेरी एंड गेटिंग एन आंसर. वो तो गूगल भी कर रहा है. तो सर, इफ यू नीड माय वेबसाइट आई कैन से. मैं नीड की देखिए मेरी बात, आप मुझे एक गांव का आदमी समझिए और आप जो है ये कहना चाहते हैं कि भैया तुम्हारी समस्या हम तक पहुंचेगी तो हम समाधान करेंगे, और समाधान का हमारा तरीका ये होगा. पहला तरीका ये है कैप्चरिंग ऑफ द थिंग्स विद डिटेल्स. सेकंड इज sending it to the right functionary. If they are not doing, then following up with the senior hierarchy. If that is not happening, then taking it with the court. If even that court may be, then it may have the label. जैसे 156(3) में we will take it to the lower court. 482 में we will take it to the high court. And then for the contempt petition and PIL, we might take it with the Supreme Court as well. ये हो गया है लीगल. देन वी कैन टॉक ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स. वी विल, सिंस दैट डिपार्टमेंट कंसर्न इज हैविंग ए हायरार्की, so administratively also we will take it to the various level. If it is a case, in case of the police, it will start from SHO
to SP, then DIG, then IG, then additional DG, DG, Home Minister, and Chief Minister. We will not leave it at that. Then we will frame the question if we feel that whole machinery failed to react despite the fact that all material has been provided, whatever be the compulsions or reason, whether it's a corruption, monetary or political consideration, whatever be the consideration, if the genuine or legal redressal which should have been given is not given by the machinery, then we will frame the questions, and it will be our responsibility that we will develop a liaison with the MLAs and will ask the questions with the details for which they would not be having answers, and in which we will be asking what disciplinary action will be taken against the concerned officer for not taking action as per their responsibility. Now it is about the legislative support which we are bringing to our complainant. Thereafter, we can even go at the higher level, which is called constitutional remedy. Article 356 says that if state government is not functioning as per the constitution, so if it is happening in thousands and lakhs of the cases when the machinery is not providing the redressal or not doing its constitutionally intended functions, then we can take it to the governor. We will provide all the facts to the governor and will say that you send a monthly report to the President of India that my government is functioning as per the constitutional mandate and constitutional functionality. Since your government is not acting that way, this is the proof. I request you to humbly incorporate in your monthly report and recommend for dissolution of the government under Article 356, which I am very sure no governor would be doing. Then we will take it to the court and we will request for the mandamus to be given to the governor for including these facts and writing a conscious letter to the president for resolution or dissolution of that government, because constitutional mandate, constitutional things are not being done by the government, which is happening with for the each and every government. So this is the whole umbrella we have explained that we can take to that level. Now, this is one side of the story. Second side of the story, where we can say that we are having 5 fundamental rights and 21 objectives which will be meted out, which includes administrative change. Basically, at the moment, we are having the same set of the administrative mechanism which was conceived by the Britishers, and that was more intended slaves in the mind. And lords, the Britishers themselves were the lord. So whole things were economically designed so that their minimal purpose of the government should be served. It was not intended to impart you the justice, right? Now that administrative system may also be changed. Why we should have the same set of the rules? If that Rajendra Mishra is asking something illegal things, and if that subordinate is not complying, Rajendra Mishra is placing him under suspense and conducting the DE, or sometime maybe even conspiring to report against him, getting FIR registered, conniving to record the false statements, and finally landing him jail. Now, why this kind of the conduct rule should exist? Why we can't provide the mechanism that each and every level is equally nationalist, and if our level is not doing the job properly, then why should not be mandated by the conduct rule itself that if your superior is taking some wrong decision, you representing that decision is part of your conduct rules responsibility. If you fail to submit that case along with the reasons to your superior authority, the same authority which has taken the decision, in that case, you will be liable to be prosecuted for the same crime which is being committed by your superior. Now,
You have submitted your contention and with the whole thing that this decision is wrong and it might not be in public interest, and these are the reasons. And Rajan Misra, who is a superior authority, he fails to get convinced, and he insists on complying his order. That subordinate authority would not be having any other option but to comply with the orders, whether it's legal, illegal, extra legal, or whatever it is. But all such cases then will be sent to an authority which is intended to examine in detail. And if this authority comes to the conclusion that Mr. Rajan Misra has not applied his mind, or he was being governed by some ulterior consideration, a so-called notice will be given to the Mr. Misra, and Mr. Misra will be given an opportunity to explain. If he could explain, things goes well, right? If he couldn't explain it properly, then heavy consequences will follow. So the superior people who are sitting on the superior authority, licking the boots of the for serving his own personal interest, whether it's politicians or anybody else, that kind of the tendency could be minimized. Why we should not have that kind of the conduct rule? So the conduct rule will be revised, Prashasanic arrangement will be made more transparent, accountable, and anybody not doing the job responsibly, despite the fact that lacunas or deficiency or shortcoming of the decisions are being submitted for the review to the same authority, that in that case so the whole administrative machinery will become transparent, accountable, and efficient as well, because submitting the review has to be done instantaneously. Decision on the review has to be taken the same day. Then authority to which it will be submitted for the review, that might take its own time, because your decision has been complied and action has been taken. So no action is lying just like that. Similarly, why we should not, we have already spent so much of the money. There is a CCTV fitted in every thana. Now, why we can't issue a single direction that everything, once the person is entering into the thana and exiting from the thana, that video clip will be preserved with the FIR which is being registered. And in FIR room, there will be separate more sensitive microphones and cameras which will be recording audio and video of the FIR which you are registering. So the very superior FIR is possible. And why we should force anybody to go to the thana also? Because we can have a number of the trained volunteers. If you press a button, that person will go and record the FIR, and if there's a problem of any legal point, he can just press a button and advocate and just pitch in through the video conferencing and will give his the views, and that will also be remain the part of the FIR process, FIR recording. Even if there's a problem of the language, another button could be pressed and a language interpreter will come. And so, and we might provide few more gadgets and cameras and lenses and things like that, where he can record injuries, we can record a number of other things. So part of the investigative things or part of the evidence could be recorded right with the registration of FIR. Now we can, and in this process, the trained volunteer, he will not doing this job free. He will get minimum 5,000, and maybe for the risky FIRs and things like that, there might be a higher amount which will be given to him. And that similar kind of the money will be given to the judges, to the police, to the forensic science expert, to the complainant, and to the witnesses also. And whatever money we are distributing, we will make the sum total of that and multiply by the 2. That will be the fine amount in case of the conviction. So magistrate will be having only one component under his control, that is the giving the imprisonment, and he will not be having the authority to run anything concurrently. So if you have committed 10 crimes or 10 sections violation,
The each section will have the separate imprisonment, and then it will be sum total. So magistrate will not only have no control on the financial component, he will be having no control, or he will be having no authority to run any punishment concurrently. These two things will be making a drastic change. So all burden, financial burden, which is coming for administration of the criminal justice system, that will be taken away from the government, and it will go on the shoulder of the criminal. That will improve the whole scenario. At the present, the criminals are earning lakhs and crores of rupees, and if you have become a big criminal, that or big mafia, even with a telephone call, you would be in position to get crores of the rupees ransom. आपने कहा एक खोखा दीजिए, और मैथिलीशरण गुप्त के पास यदि एक खोखा नहीं है तो वो अपना मकान बेच के आपको एक खोखा पहुंचाएंगे. You can have that kind of the fear. Now the counter mechanism has to be equally strong. Now similarly, the evidence capturing. Evidence capturing is left to the discussion of poor Havaldar, who is having no knowledge, no technology, nothing. Why we can't involve a number of the companies having the technologies, and they will get no technology will be purchased from them. They will get a revenue stream for the work done by them. And that revenue stream will be running in the crores and crores, so everybody would be interested to chip in. So without any financial burden, we would be in position to capture the evidences which are beyond the capability of the police. So within 15 days, we would be in position to put challan. Then we can have a video-based trial system, and the present judges kind of system would be not be there. Judges would be trained and they will be impaneled, and they could be specialized judges also for dealing with the specialized cases. And they have to undergo the specialized training for that. And one judge would be taking care of one case only till that is finished. So our promise, without going to the court, we would be in position to give the judgment or give the justice within 30 days. So my friend Rajan Misra may ask from me कि बताइए साहब, जो है आप टेक्नोलॉजी का यूज करके और जजेस की संख्या इंडेफिनिट करके और इनफाइनाइट करके और वकीलों की संख्या इनफाइनाइट करके और इवन पुलिस की संख्या इनफाइनाइट करके आप जो है 30 दिन में तो ये सब सुनिश्चित करा देंगे, लेकिन वो वहां बैठा हुआ व्यक्ति जहां पे आज भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है, वो न्याय करेगा, इस बात की गारंटी मैथिलीशरण गुप्त कैसे देंगे? तो उसके लिए भी बहुत आसान उपाय है. उसके लिए आसान उपाय है कि हम जो कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट है उसको रिपील कर देंगे. रादर देन देयर विल बी टू काइंड ऑफ द अपील्स, अपील अगेंस्ट द जजमेंट एंड अपील अगेंस्ट द जज. यदि कोई फरियादी अपील अगेंस्ट द जज प्रेफर करता है, इसका मतलब है वो कह रहा है कि ऑन रिकॉर्ड पर्याप्त साक्ष्यों को नजरअंदाज करके इन जज महोदय ने जो भी इनके दिमाग में कारण रहे हों, इन्होंने गलत निर्णय दिया है. उस केस में जज महोदय को स्वयं कटघरे में खड़े होकर अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा, और यदि वो जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाते हैं तो वो डी पैनल हो जाएंगे. इट मीन्स ही विल नॉट रिमेन जज, उनको कोई केस नहीं मिलेगा, और ही हैज टू गिव ए हैवी कंपनसेशन रनिंग इन द lakhs and lakhs. These two improvement will force whosoever is discharging the responsibility of the judge to do justice. He cannot dare to do injustice. He cannot part a judgment which cannot be defended by himself. Mr. Rajendra, do you feel by taking this, we would be in position to impart justice without any financial burden on the government? At present, financial burden is on the government. People in the process, they are minting money through the corruption. In this process, the government burden has been minimized or zero, and at the same time, we have brought the efficiency,
and we brought the extra burden on the person who is committing the crime. So people will be having the more trust, people will be, and the criminals would be less inclined to commit crime. And if some crime has been committed by chance, he will rush to the redressal authority that I have committed this crime, because he would not like to even give the money to the complainant. Because if the complainant goes to report the case, then he will get money. So, or he has to pay double the money which will be given to the complainant. If the few witnesses or evidence has been collected, the money given to those witnesses, double the money will be recovered from the criminal. So the criminal will not be inclined to undergo any investigative process. He will plainly go and confess and suffer whatever the little imprisonment that has been made part of the process. And certainly he will never repeat the same kind of the offense, because when he himself is going and confessing कि साहब मुझसे अपराध हो गया है, तो उसकी tendency to commit it again will be very minimal. Now there is a digital engine which will be capturing 360-degree about each and every criminal. So using the predictive intelligence, artificial intelligence and deep learning, we would be in position to predict if someone is likely to commit crime, and with whom he is going, with what path he is following. We can even predict to that extent. We can predict who may be the target of his offense. And with 99% accuracy, we would be in position to apprehend the criminal with proofs before he could actually commit the crime. My friend Rajendra Mishra, former DGP, do you agree with my views? Yes, sir. Hello. Now, there is a process that how it will come on ground. See, it can come only ground when such kind of the rules, regulation or ecosystem has been provided on the ground. For doing that, somebody need to enact it in a parliament or in a legislative assembly, which you and me can't do it. So crime free Bharat provides that mechanism also कि भैया क्राइम अच्छे भारत की शपथ ले लो, और अपने लोगों को जो है ना ये 4 सरल उपाय बता रहे हैं, इनको यदि पूरा कर लोगे तो भाई साहब आप सर्टेनिटी के साथ 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे. और हम में से जो लोग चंद्रगुप्त या महाचंद्रगुप्त बनना चाहते हैं, जो 543 की या 82 की मेरिट लिस्ट में आना चाहते हैं, उन्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करना चाहिए. उन्हें स्कूल कॉलेजेस में जाना चाहिए. उन्हें बताया जाना चाहिए कि उन्हें 5 मौलिक अधिकार मिल रहे हैं, जिसके तहत शिक्षा का मौलिक अधिकार मिलेगा. गरीब से गरीब व्यक्ति का जो है ना बच्चा भी वही शिक्षा पा पाएगा जो अमीर से अमीर व्यक्ति पा सकता है. और कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलेगी, तो उसका भुगतान करने के लिए हमने हर भारतवासी को एक कल्प वृक्ष अकाउंट दे दिया है. तो जब उसके खीसे में पैसा नहीं होगा तो कल्प वृक्ष अकाउंट से पैसा आ जाएगा, और वो फ्री में नहीं होगा, आपको समर्थ बनाया जाएगा. आपको किसी एक्सपर्ट इंस्टीट्यूशन में बहुत सम्मान के साथ बुलाया जाएगा. ढेर सारे एक्सपर्ट्स आपसे बात करेंगे, आपका शिक्षा क्या है, हुनर क्या है, और आप कहाँ क्या बन सकते हो, और आज आप कहाँ होगे और आज से 15 साल बाद कहाँ होगे. ये सब कैरियर की प्लानिंग करके आपको जो है ना शिक्षा, आपको ट्रेनिंग, टूल्स, इक्विपमेंट देकर आपको उसमें सिद्धहस्त बनाया जाएगा. और सिद्धहस्त बना के फिर राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगा दिया जाएगा. तो आपको रोजगार मांगने किसी के दरवाजे नहीं जाना होगा. यदि आप एक इंडस्ट्री डालना चाहते हैं, यदि आपने कॉन्सेप्ट दिया और वो कॉन्सेप्ट यदि एक्सेप्ट हो जाता है, तो उसके लिए भवन निर्माण से लेके जितना धन लगना है, चाहे लैंड लगना है, यदि कुछ ऐसे लोगों की भी जरूरत है जो भारत में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, तो जो सैलरी पर वो भी लाए जा सकेंगे, वो विदेश से भी ले आए जाएंगे. क्यों? क्योंकि जो भी हम इसमें खर्च करेंगे उसे राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में माना जाएगा. और जितना एक बार उस कॉन्सेप्ट को मान्य कर लिया जाता है, तो उतनी भारत विकास निधि इन एडवांस जनरेट होगी.
इसका मतलब है, और एक भारत विकास निधि 1.1 रुपये के बराबर होगी। ये बात आप समझ रहे हैं? इसका मतलब है कि हमें राष्ट्रीय संपदाओं के निर्माण के लिए, रोजगार के निर्माण के लिए, इंडस्ट्रीज के निर्माण के लिए, गौशालाओं के निर्माण के लिए, रोड्स के निर्माण के लिए, विश्वविद्यालयों के निर्माण के लिए, अस्पतालों के निर्माण के लिए, एयरपोर्ट्स के निर्माण के लिए, शिपिंग पोर्ट के निर्माण के लिए धन की आवश्यकता नहीं होगी। जो जो प्रोजेक्ट मान होता जाएगा उतनी राष्ट्रीय संपदा भारत विकास निधि के रूप में निर्मित हो जाएगी। लिहाजा भारत के विकास की सीमाएं धन पैदा नहीं करेगा। भारत विकास की सीमाएं निर्धारित होंगी कि क्या हम बड़ा सोच सकते हैं। विजन हमारा लिमिटेशन को तय करेगा। हमारा पॉरिस उस चीज को जमीन पर निर्मित करने के लिए जो सीमाएं हैं वो हमारे राष्ट्रीय संपदा का निर्माण का जो है ना वो करेगा। हमारी जो इकोनॉमी है वो 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन नहीं, 500 और 5000 ट्रिलियन पे पहुंचेगी। भारत में एक भी व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा। भारत में जो हानिकारक चीजें हैं, केमिकल चीजें हैं, चाहे वो फर्टिलाइजर हो, चाहे पेस्टिसाइड हो या अन्य हानिकारक केमिकल्स हो, वह आसानी से निर्मित नहीं किए जा सकेंगे, इंपोर्ट नहीं किए जा सकेंगे। आप जो है कि इंटरनल मैकेनिज्म इतनी मजबूत कर दी जाएगी जिसमें आपको जो है जीवन वर्धक औषधियां आपके भोजन के हिस्से के तहत दी जाएंगी। भारत का अधिकांश व्यक्ति जो है वो बीमार ही नहीं होंगे, और वो बीमार हो चाहे ना हो, उनके मनोरंजन के लिए, उनके स्वस्थ जीवन के लिए सभी चीजें इसी राष्ट्रीय संपदा के निर्माण के तहत हर गांव में, हर जगह पे एग्जिस्ट कर रही है। ऐसा अद्भुत भारत जमीन पे उतारा जा सकता है, और भारत सरकार के खीसे पे 5 पैसे का बोझ नहीं आएगा, उल्टा जो है धन का निर्माण होगा। इसमें 2 मॉडल जो क्राइम फ्री भारत के हैं, क्योंकि हम जितना पैसा क्राइम फ्री भारत में बांट रहे हैं उससे डबल अपराधी से वसूल कर रहे हैं, लिहाजा उल्टा धन का निर्माण होगा। इसी प्रकार पेपर करेंसी से खत्म कर दी जाएगी, तो जितनी गतिविधियां नेगेटिव हैं वो पेपर करेंसी से हो रही हैं। तो डिजिटल करेंसी जो कि भारत विकास निधि के रूप में भी होगी और रुपए के टर्म में भी होगी। रुपी इसलिए होगा क्योंकि रुपी को लोग समझ रहे हैं, लिहाजा भारत विकास निधि एक इंटरनल मनी होगी फॉर द राष्ट्रीय संपदाओं के निर्माण के लिए, और उसका जो है रुपए में इक्विवेलेंस 1.1 रुपए के बराबर होगा। लिहाजा भारत विकास निधि से जो कोई भी चीज खरीदेगा उसको 10% ऑटोमेटिक डिस्काउंट मिल जाएगा, और भारत विकास निधि बैंक के बैक एंड पर रुपी भी इंटीग्रेटेड रहेगा। लिहाजा जो लोग भारत विकास निधि को नहीं रिकॉग्नाइज कर रहे हैं या उससे डील नहीं करना चाहते हैं, उनमें सभी भुगतान जो है रुपए में हो जाएंगे। लिहाजा और यदि जो है आदमी भारत विकास निधि को रुपए में कन्वर्ट करना चाहता है तो वो सिर्फ बटन दबा के पैदा कर सकता है, लेकिन ऐसा करने पर वो 30% ऑफ भारत विकास निधि लूज कर देगा, क्योंकि भारत विकास निधि अबंडेंस में अवेलेबल है। रुपए स्कैर्सिटी मॉडल है, और रुपए एक बहुत ही इंफीरियर मॉडल है। पहले आप जितने रुपए छापते थे उसका गोल्ड मानक हुआ करता था, आज वो गोल्ड मानक नहीं है। तो आज आप रुपए किस आधार पर छाप रहे हो कि जितना आपको टैक्स से पैसा मिलना है, जितना आपने खर्चा करने का अनुमान लगाया है, जो गैप है उतने की आप करेंसी छाप लेते हैं। तो करेंसी का जो मानक है वो बहुत ही घटिया मानक है, बल्कि कोई मानक नहीं है, ये मानक विहीन व्यवस्था है, इसलिए सटोरियों के हिसाब से चलती है। अन्यथा भारत विकास निधि जो कि कॉन्क्रीट संपदा के निर्माण के इक्विवेलेंट होगी, लिहाजा भारत विकास निधि रुपए की तुलना में एक बहुत ही सुपीरियर कॉन्सेप्ट होगा। अब अपन मूल मुद्दे पे आ जाते हैं कि ये सब चीजों को पहुंचाने के लिए हम स्कूल कॉलेजेस में जाएं। आजकल धार्मिक संस्थाओं ने बहुत नेटवर्क बना लिए हैं, उनका भी काम जो है भारत का अच्छा भारत मिले, तो उनसे पूछा जाए भैया आप भारत अच्छा भारत चाहते हैं तो अपने शिष्यों को इसका भी संकल्प दिला लीजिए। आप जो है कथावाचकों को जा सकते हैं जिनके पास लाखों जो अनुयायी हैं, वो जो अपना कथावाचन करें, लोगों का ज्ञान बढ़ाएं और अच्छे भारत का संकल्प भी दिला दें। हम एनजीओज के पास जा सकते हैं, जितनी भी संस्थाएं काम कर रही हैं उनके पास भी जा सकते हैं और उनसे भी ये निवेदन कर सकते हैं। तो जो लोग ये काम करेंगे और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की
मेरिट लिस्ट में आके 543 का हिस्सा बन गए तो उन्हें चंद्रगुप्त कहा जाएगा, और यदि वो 82 में आ गए तो उन्हें महाचंद्रगुप्त कहा जाएगा। सभी चंद्रगुप्तों को उनके घर में जो है सांसद का टिकट पहुंचा दिया जाएगा, और हम 100 करोड़ लोग जो अच्छे भारत के लिए जुड़ेंगे इस ऐप के माध्यम से, उन्हें जो है संदेश दिया जाएगा कि आज छत पे चढ़िए और हर दिन संकल्प लीजिए कि हमारे क्षेत्र का जो है ना चंद्रगुप्त ये है, इसे हम संकल्प के साथ विजयी बनाएंगे। और जिस दिन चुनाव होगा उस दिन जो है, क्योंकि आगे चल के तो चुनाव की व्यवस्था भी बदलने वाली है, वो एक्सपेंडिचर फ्री व्यवस्था ऑलरेडी बनी हुई है, लेकिन जब तक नहीं होता है तब तक हमें इसी व्यवस्था के तहत जीतना होगा। लिहाजा हम छत पर चढ़ के ये निर्णय लेंगे कि जिस दिन इलेक्शन होगा हम ईवीएम मशीन पे जाके अपने चंद्रगुप्त को विजयी बनाएंगे। तो इन चंद्रगुप्तों को ना तो टिकट के लिए 5 पैसा खर्च करना पड़ेगा, ना ही इन्हें आज की व्यवस्था के तहत झूठे वादे करना होंगे, ना दारू बांटना होगी, ना पैसे बांटना होंगे, यहाँ तक कि उन्हें आपके दरवाजे पर जाके वोट की भीख भी नहीं मांगना होगी। और सभी 543 के 543 चंद्रगुप्त विजयी होंगे, और फिर जो आप निवेदन अभी तक नेताओं से कर रहे हैं उसे हम खुद भी जो है ना जमीन पे उतार देंगे। और इसको जमीन पे उतारने का ऐसा नहीं है कि मैथ्सन गुप्त ने जो मॉडल्स और टेक्नोलॉजी बनाई हुई है वो आम व्यक्तियों पे थोप दी जाएगी, बिल्कुल नहीं थोपी जाएगी। इसके लिए टास्क फोर्स बनाए जाएंगे और हर फील्ड के उन मोतियों को चुना जाएगा जिन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी है। ये मॉडल्स और टेक्नोलॉजी उनको सुपुर्द की जाएगी और उनसे कहा जाएगा कि आप इसको रिव्यू करो और आप अपने व्यू के हिसाब से सजेशन दो। उन सजेशन के आधार पर पहला सुधार किया जाएगा। फिर 15 दिन तक लाइव डिस्कोर्स होगा सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के साथ, और उसमें जो पॉइंट आएंगे चर्निंग में उससे सेकंड डिग्री का रिफाइनमेंट किया जाएगा। फिर 45 दिन तक लाइव डिस्कोर्स होगा पब्लिक के साथ, सभी रीजन्स में अलग अलग, और तब तक पब्लिक को कुछ कुछ आइडिया लग गया होगा तो कम से कम वो और कुछ नहीं तो अपनी शंकाएं कुशंकाएं, और यदि जो लोग सलाह देने की स्थिति में वो सलाह दे पाएंगे, और शंकाओं को और कुशंकाओं को पूरी तरह से निर्मूल करने के लिए यदि कुछ अतिरिक्त कदम उठाना है तो वो उठाए जाएंगे, और यदि कुछ सलाहें आती हैं और वो सारगर्भित पाई जाती हैं तो उनको इनकॉर्पोरेट कर लिया जाएगा। और इस प्रकार तीसरी डिग्री का रिफाइनमेंट के बाद ये आज के राजनेताओं को भेजा जाएगा, और यदि आज के राजनेता नहीं मानेंगे तो तब तक हमारे चंद्रगुप्त जो है वो सांसद बन चुके होंगे और महाचंद्रगुप्त जो है वो केंद्रीय मंत्री बन चुके होंगे। लिहाजा सांसद बनने के लिए, केंद्रीय मंत्री बनने के लिए आपको मैथिली शरण गुप्त की चमची लगाने की जरूरत नहीं होगी। जो लोग अच्छे भारत के संकल्प के साथ लोगों को जोड़ने का काम करेंगे वह जो है अपने आप जो है उन्हें सांसद का टिकट भी मिल जाएगा और वो सांसद बन भी जाएंगे, और जो 82 में आएंगे ज्यादा मेहनत करके उन्हें केंद्रीय मंत्री बनने का मौका भी मिल जाएगा। मैथिली शरण गुप्त केवल इतना ही निर्णय लेंगे कि भैया आपको पोर्टफोलियो कौन सा मिलना चाहिए, वो आपकी शिक्षा, काबिलियत और जिस फील्ड में आपने काम किया है उसके आधार पर तय किया जाएगा। अब बताइए राजेंद्र जी, इस मॉडल को यदि हम और आप अपने जो है ना अपने प्रभाव क्षेत्र में यदि कल से लग जाएं तो जो मैं कह रहा हूं कि 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे, इस बारे में आपको कोई संदेह है क्या? नहीं सर, मुझे कोई संदेह नहीं सर, और आपका जो ये बृहद योजना है सर, ये बहुत अच्छी है। इसको लागू करने के लिए बहुत से लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, और मेरा जो लिमिटेड कंट्रीब्यूशन रहेगा सर इसमें कि मैं डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पे काम कर सकता हूँ। और बहुत बहुत सही बात है। देखिए हर व्यक्ति के 2-3 कंट्रीब्यूशन होंगे। एक कंट्रीब्यूशन है जो है टेक्निकल कंट्रीब्यूशन, जो कि कार्य बेस्ड है, राइट। दूसरा जो कंट्रीब्यूशन हो सकता है कि अपने परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और अपने संगठनों से जुड़े लोगों तक ये संदेश पहुंचाकर यदि उनमें से कोई अच्छा भारत चाहता है तो वो संकल्प दिलाना है, और यदि उसमें कोई चंद्रगुप्त बन के जो है ना सांसद बनना चाहता है तो वो संकल्प ले ले, और यदि कोई महाचंद्रगुप्त बनना चाहता है तो वो संकल्प ले ले। तो हम चाहे खुद ना बने, लेकिन हम ऐसे लोगों को तो जानते ही होंगे जिनमें ये इच्छा होगी, और चूंकि वो आपके अपने निजी सर्कल के होंगे, लिहाजा जब आप उनसे बात करेंगे तो उसका डिफरेंट तरीके का प्रभाव आएगा। आएगा।
आपकी बात बिल्कुल सही है सर। हाँ हाँ और मैं भरपूर प्रयास करूंगा कि आपकी ये बात को कितना बृहद रूप से बढ़ाया जा सके हाँ हाँ या लोगों तक पहुंचाने मैं भरपूर कोशिश करूंगा। ग्रेट 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 ग्रेट। तो क्या हम डिफरेंट मॉडल्स को विस्तार में चर्चा करने के लिए कुछ ऑनलाइन सेशन क्यों ना करें? जैसे हम कह रहे हैं कि भारत विकास निधि निर्मित होगी, इस कॉन्सेप्ट को बृहद रूप से चर्चा करने के लिए वी कैन हैव ए डिटेल डिस्कशन एंड इसमें हम फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। लिहाजा यदि उनके एंगल से कुछ पेचीदगी है तो हम उसे अपने मॉडल में अभी इनकॉर्पोरेट कर लें। बिल्कुल सही है सर। तो आप जो है क्या, जैसे हमने आपको एक बृहद पिक्चर दी, इनके किन किन पहलुओं पर हम जो है लाइव सेशन कर सकते हैं जिससे कि हमें मौका मिल सके, मैथिली शरण गुप्त को ज्यादा मौका मिल सके कि जो चीजें मॉडल के रूप में मैंने इंगित की हुई हैं उन पे हम इलाबोरेशन कर सकें। और यदि कुछ चीजें मेरे ध्यान में नहीं हैं तो जब आप प्रश्न पूछेंगे या कुछ सुझाव देंगे या सलाह देंगे तो उसके द्वारा वो हमारे जहन में आ जाएगी और उसे हम अपने रिफाइंड मॉडल का हिस्सा बना लेंगे। बिल्कुल सही है सर। और जो भरपूर इसलिए मैं करूंगा क्योंकि मेरा जो बेसिकली जो डिस्कशन था आज का, तो आपका ये बृहद मिल गया, छोटा सा रिजोल्यूशन जो मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ जिसमें मेरी एक्सपर्टाइज है। लेकिन उसमें मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप मुझे ये बताइए कि वो जो लिमिटेड कंट्रीब्यूशन है उसको आप कितना बृहद बनाने की, क्योंकि हमने देखो उसको बृहद करके कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट तक हम ले जाने की बात कर रहे हैं, राइट? क्योंकि जो डाटा कैप्चर होगा यदि वो प्लेंटी में है और यदि बाय बाय लार्ज जो है हमारे जो वर्तमान व्यवस्था है यदि वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को फॉलो नहीं कर रही है तो क्या हम आर्टिकल 356 को इन्वोक करने तक इसको खींचेंगे? आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है।